गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ तो उस टॉपिक का नाम है, आज हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था, उसके बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो एक बार मैं पहले आपको वो रेट लॉ इनके बारे में रिपीट कर दूं कि हमने प्रीवियस स्टडी किया था कि किसी एक रिएक्शन में इफ वी हैव ए रिएक्शन दैट इज ए गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, अगर कोई रेट ऑफ, हमने ये पढ़ा था दैट इज इफ रेट लॉ एक्सप्रेशंस में हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने स्टडी किया था कि अकॉर्डिंग टू दैट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट इज अगर कोई दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ए और बी कोई दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, तो हमारे पास इनकी कोई ना कोई अगर कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, तो जो इस रिएक्शन की जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू की पावर ऑफ सम रेज टू की पावर सम एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है, विच मे और मे नॉट इक्वल टू बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड दैट वैल्यूज इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा एंड बीटा। लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज होती हैं वो ए और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल होती हैं, पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये चीज कही गई थी कि दैट वैल्यूज मे बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नॉट। ठीक है, तो दैट इज रेट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाएं तो एक कांस्टेंट लेंगे एंड दैट कांस्टेंट इज के। ये दैट कांस्टेंट के इज कॉल्ड, दैट कांस्टेंट के दैट इज अल्फा एंड बीटा एंड दैट कांस्टेंट के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो रेट कांस्टेंट के आपके पास आता है, इसकी कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेट इज ऑलवेज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू की पावर ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि किसी रिएक्शंस में जो रेट एक्सप्रेशन होता है उसकी जो पावर का सम होता है वो उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द रेट, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशंस इन रेट एक्सप्रेशन, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। उसको हम उस रिएक्शन का ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास 3 या 4 कुछ न्यूमेरिकल हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब न्यूमेरिकल देख लीजिए ध्यान से। तो न्यूमेरिकल हमारे पास जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यस बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है कि द फॉर्म ऑफ द, मैं न्यूमेरिकल रीड कर रहा हूं, आप न्यूमेरिकल ध्यान समझ रहे हो। द फॉर्म ऑफ द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शंस इज एक्सप्रेस्ड एज K is equal to, as rate K is equal to Cl2 concentration of Cl2 concentration of NO raised to the power 2. Find out the order of reactions with respect to Cl2 and with respect to NO and also the overall ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। बिल्कुल एक इजी सा न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है जिसको आपको कैसे करना है ध्यान से देख सकते हो। हमें इसमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, इसमें हमें रेट दिया हुआ है और रेट वो आपको दिया हुआ है दैट इज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू की पावर 2। ठीक है, इस रेट पर हमें बोला हुआ है कि आप ऑर्डर निकालिए विद रिस्पेक्ट टू Cl2, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर निकालना है। तो हमारे पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2। तो और हमें पता है कि ऑर्डर क्या होता है, कंसंट्रेशन रेज्ड की पावर होती है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी पावर, जिसकी पावर कुछ ना उसकी हमेशा पावर क्या होती है, 1 होती है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1। ठीक है, वैसे आपके पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में अगर हमें ऑर्डर निकालना तो NO जो कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन रेज्ड टू की पावर 2 है तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, हमें ओवरऑल ऑर्डर अगर फाइंड आउट करना है दैट इज फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस अगर हमें निकालना है तो उसे ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास दैट इज ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है,
तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना, तो उसके लिए हम जानते हैं कि दैट इज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट वन इज 1 + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन इज 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। द सेकंड जो न्यूमेरिकल आपके पास, दैट वन इज फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया हुआ है, जल्दी से देखेंगे। तो सेकंड में बोला कैलकुलेट द ओवरऑल ऑफ दैट रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए बोला हुआ है। तो जैसे पहला जो है जिसमें आपके पास बोला हुआ रेट, फर्स्ट जो है उसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास दिया, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू की पावर 1/2 एंड बी रेज टू की पावर 3/2, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ कि हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन निकाल के बताओ। तो अभी आपको मैंने बताया कि दैट इज ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन अगर हमें निकालना है तो बिल्कुल इजी कि दैट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज सम पावर ऑफ ए इज 1/2 एंड पावर ऑफ रिएक्टेंट बी इज 3/2। दोनों का अगर आप सम करो तो आपके पास आ जाएगा 2 एंड 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है। तो इसको काट के आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका आपके पास ऑर्डर आ जाएगा 2, ठीक है। वैसे हमारे पास सेकंड जो है तो वो आपके पास दिया हुआ, दैट इज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज की पावर 3/2, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज की पावर -1, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो वो भी आपके पास वैसे ही सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज 3/2 एंड प्लस -1, ठीक है। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो प्लस करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसको आप ऐड तो कर सकते हो 3/2 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 आपके पास एलसीएम 3 - 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इसका आपके पास बन जाएगा, दैट वन इज हाफ ऑर्डर, इसका आपके पास हाफ ऑर्डर आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑर्डर। हमने पढ़ा हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर फ्रैक्शन में ऑर्डर आता है तो उसको हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। तो हाफ ऑर्डर है और ये आपके पास सेकंड ऑर्डर आपके पास आ रहा है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आपके पास बन रही है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल दिया हो, थर्ड न्यूमेरिकल जो आपके पास है, मैं जल्दी से इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल ये ध्यान से देख रहे हो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका। द कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें एक रिएक्शन है जो कि एक्स एक रिएक्टेंट है जो वाई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक्स टू वाई, दैट इज एक्स टू वाई, ठीक है। और हमें इसमें एक्स टू वाई जो एक्स से वाई मॉलिक्यूल में जो कन्वर्जन हो रही है उसके लिए हमें पहले बोल दिया ये फॉलो कर रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी, दैट इज इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में अगर मैं लिखूं दैट इज R1 करके लिख देता हूं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R1 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम दैट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू की पावर ऑफ इट्स सम कोएफिशिएंट्स। और इसमें बोला कि इसमें हमें पहले बोला कि सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तब होगी जब इसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी होगी 2, ठीक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग अब लिख दिया कि इसकी रेट आपके पास इस लाइन के अकॉर्डिंग बनेगी, रेट R1 इज इक्वल टू के एक्स रेज की पावर 2। फिर आगे क्या बोल रहा है हमें कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज, फिर बोल रहा है कि एक्स की कंसंट्रेशन को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं 3 टाइम, 3 गुना इंक्रीज कर दिया जाए तो आपके पास 3 टाइम्स हाउ विल इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। तो वाई की जो फॉर्मेशन की जो रेट है, स्पीड है, वो किस तरह से प्रभावित होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि हमने पढ़ा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगी, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही बना के दिया हुआ कि अगर कंसंट्रेशन को इतना टाइम इंक्रीज कर दें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, और कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं। फिर हमारे पास इस स्टेप के अकॉर्डिंग कि अगर हम 3 टाइम अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या बनेगी, दैट इज R2 करके लिख देता हूं इसको, दैट इज R2 इज इक्वल टू दैट इज K। अगर कंसंट्रेशन X इज इंक्रीज बाय 3 टाइम, ध्यान से देखिए बेटा 3 टाइम, तो 3 टाइम मतलब 3 गुना, 3x कर दिया मैंने, ठीक है। 3 टाइम दैट इज 3x, ठीक है। रेज टू की पावर ऑर्डर हमारे पास 2 ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं एक्सप्रेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको मैं देता हूं सेकंड नाम, ठीक है। तो इस तरह से अगर, तो आप बताइए, फिर हमें इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का इफेक्ट निकालना, तो इसका रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हम रेशियो निकालेंगे। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइड सेकंड बाय
दैट इज डिवाइड, रेशियो जब हम निकालते हैं तो हम रेशियो में निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू K 3x रेज की पावर 2 अपॉन K x रेज की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मैथमेटिकली अगर सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ पर 3 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो होता है 3 3 9, जिस 9 को हम बाहर की तरफ करके लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने क्या लिख दिया K, अगर हमने 9 बाहर की तरफ करके लिख दिया तो हमारे पास क्या बचा x रेज की पावर 2 रह गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ गया, दैट इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू दैट इज K x रेज की पावर 2, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इक्वल चीज हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा दैट इज R2 इज इक्वल टू R1 को इस साइड लेके जाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय R1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज निकल रही है कि हमारे पास जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन थी वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उसका क्या होगी, 9 टाइम होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम, कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना, 9 गुना इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड 9 टाइम, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को करना होता है, ठीक है। तो 9 टाइम की इंक्रीज इस तरह से कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कर रहा हूं इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, यस बेटा, तो नेक्स्ट जो जस्ट फोर्थ न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया हुआ है इसको देख रहे हो आप, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल समझ रहे हो आप अच्छे ढंग से, ठीक है। न्यूमेरिकल में यहाँ ध्यान से देख रहे हो आप कि ए रिएक्शंस इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो इसमें भी मैं बोला हूँ कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कोई एक रिएक्शन जो वो सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पहले कि रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे कोई रिएक्शंस है, ठीक है, कंसीडर ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आपने बोला हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग वैसे हमारे पास रेट R1 करके लिखता हूँ, इनिशियल रेट के लिए R1 लगा देता हूँ कि रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू की पावर 2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये बोला हुआ हमारे पास दैट इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या बोला हुआ है, सेकंड ऑर्डर है। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शंस affected if the concentration of reactant is reduced to half। अब इसमें बोला हुआ कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर दें, आधा कर दें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू या मैं पहले इसको ऐसे लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बोला कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि R2 इज इक्वल टू K इंटू, अगर हम कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं कि R अपॉन 2, ठीक है, तो हमारे पास उस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन वैसे ही करना है आपको भी, ठीक है। दैट इज फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दैट वन इज सेकंड, ठीक है। फिर से वही कि आप सेकंड को फर्स्ट में से डिवाइड कर दो, हमारे पास बन जाएगा रेशियो निकालने के लिए R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू K दैट इज R अपॉन 2 रेज टू की पावर 2 अपॉन K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज की पावर 2। बस आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये टर्म्स आपका अलग हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास अगर 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, ठीक है बेटा। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 हम बाहर की तरफ करके लिख सकते हैं कि दैट इज 1/4 हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएगा। ये 1/4 मैंने यहाँ से बाहर की तरफ लिख दिया, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ R रेज की पावर 2 अपॉन K कंसंट्रेशन ऑफ R रेज की पावर K इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रेज की पावर 2। तो ये टर्म दोनों मैंने इस तरह से लिख दी इसको। जहां से मेरे पास जो 1/4 बना उसको मैं बाहर की तरफ लिख दिया, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको जब हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बना, दैट इज R। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास बन जाएगा कि दैट इज R2 अपॉन R1, ठीक है। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू दैट इज R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R1, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो फाइनल कंसंट्रेशन का 1/4 पार्ट बन जाएगी। मतलब अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आधा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगी, और कितना डिक्रीज करेगी, दैट इज 1/4 टाइम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम
rate of reaction become 1/4 of its 1/4 of initial concentration, initial rate। तो इनिशियल रेट का ये 1/4 बन जाएगी। इसी के साथ बेटा इसके साथ हमने बोला हो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन। इस रिएक्शंस का हमें आपको बोला हुआ है कि फाइंड आउट द व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करनी है इस रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे करेंगे वो आप देखोगे कि रेट कांस्टेंट की अगर हमें यूनिट निकालनी है, देखो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने 3-4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है कि जिसमें फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होती है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इन वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस में अगर हमें और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम मान लें कि सपोज वी हैव ए, मैं एक एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूं, दैट इज इफ वी हैव एन nth ऑर्डर रिएक्शन जिसमें आपके पास n r इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसे में कोई एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। आर इज द रिएक्टेंट विच गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जब हमारे पास अगर मैं इसकी रिएक्शन को अगर शो करूं, ठीक है, तो इसकी रेट आपके पास क्या बनेगी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर कंसंट्रेशन रेज टू की पावर एन हमारे पास आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे शो करूंगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू की पावर ऑफ इट्स सम पावर विच मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। रेट होती क्या है, रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट कैन बी रिटन एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो इसको हम dr/dt करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज की पावर n, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट जो है, दैट इज रिएक्टेंट जो आपका सारा कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास, इसको मैं शो कर सकता हूँ, दैट वन इज कंसंट्रेशन, जिसको मैं CON कंसंट्रेशन टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है टाइम, ये टाइम बन गया आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू के, ठीक है, एंड दैट वन इज आल्सो कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर n। इसको मैं कंसंट्रेशन टर्म में इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी, तो मैं ये एक्सप्रेशन मुझे कैलकुलेट करके क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू दैट इज कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन, ठीक है, टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। सो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेस्ट की पावर n आपके पास आ जाएगा। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा k इज इक्वल टू दैट इज कंसंट्रेशन। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा कि अगर हमारे पास बेस इक्वल हो और वो दोनों डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n है, तो डिवाइड हो रहे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1 माइनस n बन जाएगी आपके पास, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज टाइम। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन निकाली जिसकी हेल्प से हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल कंसंट्रेशन के लिए यूनिट मैंने आपको बताई हुई है, वो होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में हम यूनिट मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है, रेज्ड की पावर 1 माइनस n, ठीक है। और हमारे पास टाइम के लिए यूनिट आपके पास आती है सेकेंड। टाइम के लिए यूनिट क्या बन गया आपके पास, सेकेंड, जिसको हम s करके लिख सकते हैं, s, ठीक है। तो हमारे पास ये यूनिट क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है, रेज टू की पावर 1 माइनस n, और s को अगर ऊपर लेके जाओ तो पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। तो बेटा ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसकी हेल्प से हम वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट की। हमें सिर्फ n, अब इसमें n क्या है बेटा, n आपके पास ऑर्डर है बेटा, इसका n इसका ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम इस n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर सेकंड ऑर्डर है तो 2 पुट कर देंगे, और इसको कैलकुलेट करके हम रिक्वायर्ड यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे न्यूमेरिकल में हमें दिया, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास, जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख रहा हूँ कि k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास आगे इस एक्सप्रेशन को याद करके आपको जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जिस भी ऑर्डर की जो रिएक्शन दी हुई है,
ठीक है, उसकी आप यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं इसमें बोला कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए आप इसकी यूनिट निकालो। तो हम इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर बोला होगा कि सेकंड ऑर्डर तो एन क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इफ एन इज इक्वल टू 2 देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ठीक है, पर लीटर 1 - 2 पर सेकेंड। मैंने एन की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर दी, ठीक है। मेरे पास बन गया दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है, 1 - 2 दैट इज 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है, एंड पर सेकंड के लिए -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अंदर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा पर मोल, ठीक है, पर मोल। अब ये तो पता ही है कि आपके पास अगर यूनिट, अगर जो ब्रैकेट लगी तो ब्रैकेट हटा के हमारे पास दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू दैट इज लीटर, दैट इज -1 आपके पास क्या आ जाएगा इसका +1, ठीक है, लीटर, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज पर सेकेंड। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दैट इज यूनिट जो है वो हमारे पास, इसकी यूनिट जो हमारे पास आएगी दैट इज पर मोल लीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज मोल पर मोल, दैट इज पर मोल, दैट इज वन इज पर मोल लीटर पर सेकंड। तो बेटा याद रखना, इस एक्सप्रेशंस की हेल्प से जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमें यूनिट निकालने, रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकालने के लिए बोली हुई है, आप ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू, अगर ऑर्डर अगर का 0 है तो एन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ऑर्डर अगर आपके पास 2 है तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दोगे और आप यूनिट फाइंड आउट कर लोगे। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेटा ये कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर जो कि आपको करने हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।